बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बार फिर न्यूट्रल को पैगाम दिया है या वार्निंग दी है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक आप इस हुकूमत को बाहर नहीं निकालेंगे और मुझे वापस इक़्तिदार में नहीं लाएंगे, अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। दूसरी जानिब उनकी अहलिया साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है, जिस टेप में वो सोशल मीडिया के हेड को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बनाना है और गद्दारी कैसे आपने बांटनी है, वो सर्टिफिकेट्स कैसे बांटने उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो मेरे और ख़ान के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से इसको डिसोन नहीं किया गया, बल्कि शहबाज गिल साहब ने कहा जी हमारे पास भी बड़ी ऑडियोज़ हैं। तो ये मामला वही है, आप चोर हैं, नहीं आप भी चोर हैं। तो तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि वो खातून खाना हैं, बहुत सारे हुकूमती मुशीर वज़ीर जब PTI की हुकूमत थी हमेशा ये कहते थे कि बुशरा बीबी का जिक्र नहीं आना चाहिए सियासत में, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लगता ये है अगर ये ऑडियो दुरुस्त है तो फिर बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा असर था इमरान खान साहब के फ़ैसलों के ऊपर। उनकी सोशल मीडिया पे जिस तरह के एग्रेसिव नैरेटिव चले, जो हैशटैग्स चले, जो ट्रेंड्स चले, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे फ़ैसले कर रही थी। फिर फरागोगी का भी इसमें जिक्र है। तो ये सारा मामला किस तरफ जाएगा? बहुत सारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, बहुत सख्त जुमले और हमले हैं, ज़ातियात की सियासत है और महंगाई है, और महंगाई में पिसी हुई आवाम इंतज़ार कर रही है कि हुकूमत क्या हल निकालती है और फिर बाई इलेक्शन है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनदर रिनाउंड जर्नलिस्ट सीनियर एंकर मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका मौक़िफ़ भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फैसल साहब, जो कल का जलसा था उसमें ऐसी क्या नई बात है कि एक बार फिर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही है खान साहब के कल के खिताब के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो भी दिया और कल के जलसे की भी बात की। कल के जलसे में कोई नई बात नहीं थी। हम आज तक सवाल कर रहे हैं इमरान से कि आप बताएं कि आपने 3-4 साल दौर में क्या किया, अपनी कारकर्दगी तो बताएं। जब कहते हैं कि आप अपनी ममनुआ जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसका कहते हैं वो आप दूसरों की तो चेक करें। फिर आप तो बड़े, चलो हम आपके बकौल हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम तो बड़े, आपने जो इल्ज़ाम पे लगाए आप तो बड़े साफ़ शफाफ हैं। आपके ऊपर जो भी इंक्वायरी आती है कहते हैं इसको स्टे ऑर्डर दे दें। पेशावर की BRT की आती है नैब करती तो आप सुप्रीम कोर्ट के भी छुपते हैं। आपकी प्रोहिबिटेड फंडिंग जो ऐसे ममालिक से आई है जिस पे बहुत से सवाल निशान है जो कि ममनू है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से आई हैं, उस पर आप कहते हैं नहीं हम मुझे जो है मेरी करें, लेकिन बाकी पार्टी को भाई हमसे जो हिसाब उन्होंने मांगे, जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किए। उनके जो है वो जलसों में सिवाय गालम गलोच के, इल्ज़ाम तराशी के और कुछ नहीं है। अभी जब माजी में होता रहा और आज भी PTI के मैं कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी ये कहते हैं ये जो हमारी जो फर्स्ट लेडी है वो तो बिल्कुल खातून खान है, उसके ऊपर आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अब उनके करिश्मे नज़र आ रहे हैं, ऑडियो टेप्स उनके आ रहे हैं, उनकी जो फ्रंट वूमेन थी फरागोगी जो मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं, उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई, आगे देखिए कि उनके क्या क्या कानूनी कार्रवाई करे ना हुकूमत। हुकूमतों का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो नहीं है, या ब्लेम नहीं। गेम में पड़े देखिए रहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए हुकूमत का काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चीज़ है जब एक चीज़ आएगी उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आज अगर आप एक इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाओ मैं उस पर जवाब नहीं, तो फिर आप बोलेंगे देखें हमें तो इल्ज़ाम लगे, उनको कोई जवाब नहीं, इसका मतलब है कि बात ठीक है। ठीक है मारिया, क्या क्या था नया कल की तकरीर में? और हमें लग रहा था कुछ खान साहब जो है वो बराह रास्त जो मुतालबात हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो रखने से कुछ गुरेज कर रहे थे, और लोगों को लग रहा था वो अपने मौक़िफ़ में कहीं लचक लेके आ रहे हैं, लेकिन कल वो दोबारा उसी तेज़ी के साथ, उसी लहजे के साथ दोबारा वो बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त अगर आप जितने भी सर्वेज उठाकर देख लीजिए, और ये मैं टेक्निकल डेटा के बेस पे काम कर रही हूँ, गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि तो बड़े नून के हक में इनके सर्वेज आते हैं, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त मौजूदा सेटअप और ख़ास तौर पर इलेक्शन कब होने चाहिए हैं, इस हवाले से लोगों के जहनों में क्या सेंटिमेंट है। तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की समझती है कि फौरी इलेक्शंस के अंदर मुल्क को जाना चाहिए, और ये इसी किस्म के सर्वे से मजीद तकवीत मिलती है खान साहब को। उनको लगता है कि वो जो बयानियां फ्लोट कर रहे हैं उसको में लोगों में उसको पजीराई मिल रही है, इसलिए वो बार बार उसको हैमर भी कर रहे हैं। देखिए मेरे नज़दीक प्रॉब्लम खान साहब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब वो लॉन्ग मार्च आकर ना करने का फैसला किया तो अपना ट्रम्प कार्ड उन्होंने उसको खेल दिया था।
उसके बाद अब वो जो भी बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीट मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए करते हैं। जो सारा इस वक्त चैलेंज है, सारा प्रॉब्लम है, वो तो गवर्नेंस का है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मौजूदा हुकूमत का इमरान खान नहीं है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है, ये लोड शेडिंग है। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं रिपोर्टर से बातचीत कर रही थी। अब चूंकि अब आप मुझे भी कह सकते हैं, चूंकि मेरा ताल्लुक KRY से है, तो पता नहीं मखसूस किस्म के ही लोगों से बातचीत करके ये अपनी राय कायम करती हूँ। लेकिन मेरी नज़र से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गुजरी है कल रात, और उसमें बाकायदा यहाँ तक भी जिक्र हुआ है कि किस तरीके से जिन हलकों के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया तवील है, वहां पर वोटों का मार्जिन कितने तेजी से कम होता है। नून लीग का तो भाई डिटेल रिपोर्ट थी, जिसमें बाकायदा ये बताया गया है कि लोड शेडिंग और महंगाई कितनी असरअंदाज होने जा रही हैं इस नए आने वाले ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर, और ये मालूम है PMLN को। नदीम कुरैशी साहब, खान साहब क्या चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से? वो चाहते हैं कि गैर आइनी तरीके से इस हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया जाए और उनको वापस लाया जाए, और इलेक्शन कराने का इख्तियार तो जाहिर बात एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है, तो वो बार बार फिर न्यूट्रल क्यों कहते हैं? कल दोबारा उन्होंने जलसे में कहा। रही देखिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते एस्टेब्लिशमेंट से। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को हक राय दही का हक दिया जाए। आज जो गवर्नमेंट में है, कल ये अपोजिशन में थे, ये 4 साल एक चीज का प्रचार करते रहे कि जी ये इंजर्ड इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असेंबली है, ये ROs के नतीजे में बनने वाली असेंबली है, ये जाली असेंबली है, हम इस मैंडेट को नहीं मानते। वो लोग जो कहते थे जी वोट को इज्जत दो, और फिर जिस तरह से उन्होंने आइन की धज्जियां बिखेरी, वो आपके सामने इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है कि 20 लोगों को बाई इलेक्शन में जाना पड़ रहा है पंजाब में 63A की खिलाफ वर्जी की। इसका मतलब है आइन की खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन मरकज में तो आपकी हुकूमत आपके इत्तेहादियों के साथ छोड़ने की वजह से गई है ना, वो तो आईनी तरीक़ेकार है। अब क्या आइन उसके अलावा और क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल, ये किस जगह आइन में लिखा हुआ है कि मैं रुकन असेंबली हूँ और मुझे करोड़ों रुपए देके ये मजबूर किया जाए, या मुझे पुरकशिश लालच देकर, या किसी भी और तरीके से मुझे मजबूर किया जाए कि मैं अपने वोट का गलत इस्तेमाल करूं? कौन सा आइन है? उसी आइन में लिखा हुआ है 63A के तहत, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। आप देख रही हैं कि बाई इलेक्शन है 17 जुलाई को पाकिस्तान में, वो उसी साजिश का ताने बानों की एक कड़ी है। प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन इदारों को जो मुख्तदर इदारे हैं, और आपको पता है, मुझे पता है, असलम भोतानी साहब ने अभी नेशनल असेंबली के फ्लोर पे अपनी स्पीच की है, वो बड़ी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आसन इकबाल साहब को पहले कहा अपने फंड्स के लिए, तरक्याती स्कीमों के लिए, मेरी बात नहीं बनी। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, मेरी बात नहीं बनी। फिर मैंने उनको फोन किया जिनके फोन से सारे काम होते हैं, उनका फोन गया, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मिलने का टाइम भी दिया। रजा, किस तरह से देखते हैं आप कि एक तरफ इतनी बड़ी एक इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत है, दूसरी तरफ खान साहब हैं जिनके बारे में बहुत सारी हम रूमर्स भी सुनते हैं। कभी कहा जाता है उनको कहा गया है चुप करके बैठ जाएं, कभी उनको कहा गया है कि आपने ये बात नहीं करनी। वो 4 दिन खामोशी से गुजरते हैं, दोबारा से वही सारी बातें लेके दोबारा आ जाते हैं। जी तंजीला, देखिए उनका तो मुस्तकिल ये काम है, पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि वो हर जो क्या उसे बोलते हैं, तिनके का सहारा ले रहे हैं। चूंकि पहले उनकी हुकूमत डूब रही थी, उसके बाद उससे पहले तो उनकी साख जो थी, उनका जो एक मसीहा का इमेज 3.5 साल जो उन्होंने हुक्मरानी की, वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गया कि ना तो वो मुल्क को कोई डायरेक्शन दे सके, ना वो कॉम्पिटेंट तरीके से चला सके, ना मईशत को संभाल सके। और ये हुआ, लेकिन ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और ख़ुद खान साहब ने कहा था कि ये तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, या वाकई उनके दुश्मनों ने, सियासी हरीफों ने उनको एक नया लीज ऑफ लाइफ दे दिया। लेकिन चूंकि उनको पता था कि ये उनकी परफॉर्मेंस पर बात होगी, इसलिए उन्होंने हर दुनिया की चीज़ घड़ ली है। वो साजिशी खत जो है, सो कॉल्ड कंस्पिरेसी हुई, अभी तक कोई सबूत नहीं हुआ। फिर मज़हब का भरपूर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि खुद ही एक्सपोज हो गए कि ज़रा इस्लामिक टच दे दें हर तकरीर में। वो सब कुछ वीडियो पे रिकॉर्डेड, अब क्या दोहराएं उसको। और फिर उसके बाद आपने देखा इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया बनाकर, और वो इम्पोर्टेड हुकूमत की बात भी नहीं चली। फिर जो उन्होंने इंटेंस हमले किए हैं अफवाज पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अदालतों पर, और उसका यही मकसद था कि वो प्रेशर में आ जाए। ये वो प्रेशर जारी रखे हुए। आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की कि न्यूट्रल्स को उन्होंने पैगाम दिया, न्यूट्रल्स को वो बार बार पैगाम दे रहे हैं कि दोबारा से मुझे गोद ले लो, दोबारा से मुझे अपना लो। लेकिन ये मामला नहीं होने वाला। लेकिन उनकी जो खुशकिस्मती है, जो मारिया कह रही थी, वो ये है कि IMF ने जो माहिदा खुद ही खान साहब ने किया, उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब इस हुकूमत को करना पड़ रहा है डिफॉल्ट से बचने के लिए।
उससे यकीनन महंगाई की लहर तो आ गई है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। 21% है इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट सरकारी, और ये बतदरीज बढ़ेगा आगे आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की जो डॉलर की जो कीमत है रुपए के मुकाबले में, उससे है बराह रास्त ताल्लुक, और वो अभी संभल नहीं रही। तो दो सौ आप भी पाँच कह दो रहे हैं सौ कि आठ ये टेबल्स टर्न कर सकती है, ये जो सिचुएशन है महंगाई वाली। अच्छा मैं जरा देखिए, जी नहीं टेबल्स नहीं टर्न कर सकती तंजीला। ये है कि उनकी जो नैया डूब गई थी, वो दोबारा आकर चल पड़ी है, अच्छा तैरना और वो शुरू हो कोई गई। टेबल्स ऐसे नहीं टर्न होते। चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा आप कह रहे हैं महंगाई है, मारिया भी कह रही हैं, और पूछते हैं हुकूमत वालों से कि महंगाई ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है, और बयानिया भी मकबूल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मकबूल नहीं है। ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मारिया, जो जो हमें एक माहौल नज़र आ रहा है, एक टेक्निकल डाटा है, ज़ाहिरी बात है गैलप को कभी खान साहब मानते थे कभी नहीं मानते थे, और हमारी सियासी जमातों का मामला ये है कि वो अपनी बुराई पे ज़ाहिरी बात है उनकी पॉलिटिक्स बहुत ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन ये जो ऑडियो टेप्स है और फिर जिस तरह का रद्द-ए-अमल पीटीआई से अभी तक आया है, उसको आप कैसे देख रही हैं? क्या जो बार बार ऑडियो और वीडियोस की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये करप्शन से रिलेटेड हैं, इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई ज़ाती ज़िंदगी में कोई इंक्रोचमेंट है, बल्कि ये जो करप्शन हो रही थी उसके सबूत हैं, तो ये चीज़ें अवाम मानेगी खान साहब का जो इमेज इतने सालों बनाया जाता रहा उसके मुकाबले में? देखिए तंजीला, हम बहुत ही पोलराइज माशरे में रहते हैं और हम सबका ना यहाँ पे जो लोग हैं व्यूअर्स, उनका कॉन्फर्मेशन बायस है। तो जब पीएमएलएन की क़यादत कोई बात कहती है ना, वो उनके लिए पत्थर पे लकीर है। वो नहीं सुनते कि भाई कोई उसका मुखालिफ मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो सकता है। एंड बिल्कुल ही तरीके से जो पीटीआई की एक तरीके से जो उनकी क़यादत एक बात कह दे, बस वो हर से आखिर होता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। कितनी ही ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स आती रही हैं और उन्होंने आकर एक तरीके से चेंज करने की नैरेटिव कोशिश की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसलिए कोई फर्क पड़ता है। जिसने जो बिलीव करना है वो वही बिलीव करेगा। तो दूसरी साइड है वो कहेगी ये फेक है, उसके फॉलोअर्स उसको मान जाएंगे फेक है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इससे ज्यादा है रंजीला, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑडियो वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा है, इनकी जो लेजिटिमेसी है, किस कानून के तहत वो ये काम कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत वो ये काम कर रहे हैं, उनको किसने अथॉरिटी दी है, और जो ये ऑडियो वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं उन पे कौन चेक रख रहा है, और किस किस्म के वो आलात इस्तेमाल करके लोगों की प्राइवेट जिंदगी के अंदर किस लेवल तक पेनिट्रेट कर रहे हैं, और कोई क्या लीगल कवर मौजूद है। कल को कोई बंदा इसको चैलेंज कर सकता है, किसी से सवाल पूछ सकता है, किसी को कानून के दायरे में खड़ा करने की जसारत कर सकता है। देखें, ये ऑडियो वीडियो के खेल वक्ती तौर पे बड़े सनसनीखेज लगते हैं। हमें भी खबर मिल जाती है, हम भी उस पे का शो खड़का देते हैं, और सभी इसकी जद में आए हैं, कोई बचा नहीं हाँ, है। लेकिन ये सिलसिला तंजीला यहाँ रुकना नहीं है। मेरी तो दरख्वास्त है इन तमाम पॉलिटिकल जो क़यादत है, वो चाहे पीटीआई की हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे पीपल्स पार्टी से, खुदा के वास्ते इधर रुक जाए, वरना किसी की इज्जत, किसी की पगड़ी बिल्कुल सेफ नहीं रहेगी। चंद दिनों के चस्के के लिए, चंद घंटों के आपके नैरेटिव के लिए, ये सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, लेकिन मारिया यहाँ पे सिर्फ नैरेटिव का मसला नहीं है ना, यहाँ पे एक बहुत ग्रेव किस्म के इल्ज़ामात हैं। रज़ा, अगर आप उस पर कमेंट करें कि इल्ज़ामात ये हैं कि ये ख़वातीन जो पंजाब की हद तक और यहाँ मरकज़ में बहुत अहम फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होती रही हैं, तो इसका कोई तो तरीक़ाकार होगा। आई एग्री विद मारिया के लोगों की प्राइवेट लाइफ की एक सेंक्टिटी है और वो सबको इंश्योर करनी चाहिए, वरना किसी का भी घर जो है वो महफूज नहीं होगा। बट ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए? फिर ये जो इतने इल्ज़ामात हैं, इसका क्या होगा? जी, मैं भी मारिया से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। बड़ी उन्होंने सही बात की है कि ये कौन लोग हैं जो कि ये इस तरह की ऑडियोज को टेप करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, फिर मौका महल देख के लीक करते हैं। कोई तो मुहासबा होना चाहिए। और ये सियासी जो होती है राइवलरी, उससे कतई नज़र
ये इस तरह की लीक्स जो हैं ये इनके ऊपर तो बाकायदा मतलब कानून के मुताबिक तो ये इलीगल हैं। हम्म। आप किसी की प्राइवेसी को नहीं ये कर सकते, सीधी सी बात है। मगर हैविंग सेड दैट, जो मामला है कि खान साहब ने खुद ये बारहा और पीटीआई के तर्जुमानों ने बारहा इस चीज़ का जिक्र किया कि साबिक खातून अव्वल जो थी बुशरा बीबी, वो घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई सियासी बयान नहीं देती। लेकिन अगर ये मुबैना लीक जो है ये दुरुस्त है, तो फिर तो ये जो हैशटैग्स वगैरह चल रहे हैं और चल रहे थे और ये बयानिया बन रहा था, गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे थे, तो फिर ये तो एक काबिल तशवीश बात है और इसमें तो जो उन्होंने पहला मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसकी नफ़ी होती है। हम्म। लेकिन उससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि जो आप इस ऑडियो लीक को तो छोड़ दीजिए, जो मोहतरमा फराह साहिबा हैं उनके हवाले से अब जितनी तफसीलात और मालूमात और उनके असासे मंजर आम पर आ गए हैं, वो इस चीज़ की मतकाजी हैं कि उनके ऊपर बाकायदा तहकीकात हों। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने खुद उनका बड़ा जिसे कहते हैं पुरजोश किस्म का डिफेंस किया था फराह साहिबा का। तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जो कि बहुत लोगों ने कहा कि वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये एक ऐसा मैटर है कि उसके ऊपर खान साहब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनका डिफेंस भी किया। फिर आपने देखा कि वो जो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन जो है 300-400 कनाल जो है वो मुंतकिल हुई, और दीगर इस तरह के कई ठीक है। मामला, तो उनकी तहकीकात ठीक होनी है, चाहिए। मैं तहकीकात आप कह रहे हैं बिल्कुल कि इस होनी चीज़ चाहिए। से मैं मैं ज़रा नदीम कुरैशी साहब, ये जो ऑडियो आई है इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? फैज़ल हसन चौहान साहब कहते हैं कि गुफ्तगू को इस तरह से जारी करना दो लोगों का गैर कानूनी है। वो ये नहीं कह रहे कि ये गुफ्तगू ठीक है या गलत है, तो फिर बुशरा बीबी जो हैं वो खातून खाना तो ना हुई अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और सियासी जो उस वक्त चल रहा था सारा मामला उसको देख रही थी? देखें, उनके खातून खाना ना होने पर कौन सी ऐसी कोई सबूत हमारे पास आया है? उन्होंने क्या किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया? वो उन्होंने कोई बिजनेस ऑफिस होल्ड किया? वो किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हिदायत वो दे रही थी? किसी ने उनको किसी कोई मीटिंग अटेंड करते आपको देखा? कुरैशी साहब, कोई आपको जलसा अटेंड पंजाब की, करते? क्योंकि ज़ाहिर है आप सियासतदान हैं, सियासी वर्कर, आपको याद होगा मरियम बीबी के ऊपर आप लोग यही शोर मचाते थे सोशल कि मीडिया का ट्रेंड सेट करे थे कि वो किस चीज़ के लिए कैसे वो एक मीडिया विंग चला रही हैं जब मियाँ साहब की हुकूमत थी पिछली बार। मरियम बीबी के साथ इस चीज को कंपेयर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मरियम बीबी तो बाकायदा आपका पूरा पाकिस्तान चला रही हैं। अभी आपने खुद देखा कि वो किस तरह से हिदायत दे रही हैं कि फलां चैनल के इश्तिहारात रोक दे, फलां चैनल पे फलां लोग तो बैठकर बुशरा बकवास साहिबा करते भी तो हैं। यही कह रही हैं कि फलां को गद्दार कह दो, अलीम खान को ऐसे कर दो, फराह को बचा लो। यही तो बातें हैं। ऑडियो के बारे में आप लोग अभी इसको ऑन कर रहे हैं, डिसऑन कर रहे हैं? मैं तो इसको डिसोन करता हूँ जी। मैं जब तक कोई चीज मुसद्दिका ना हो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने गुफ्तगू की है इसकी तस्दीक भी वही कर सकते हैं। अगर गुफ्तगू आपके और मेरे दरमियान टेलीफोन पे हो रही है और वो रिकॉर्ड हो रही है, या आप उसको इशू करेंगे या मैं इशू करूंगा। ठीक है फैसल अगर साहब, किसी क्या थर्ड क्या पार्टी ने फ़र्क की, पड़ता है अगर वो कह रहे हैं खातून खाना है, कोई सबूत नहीं आप लोगों के पास कि उनके पास जा रहे हैं, कोई ऑफिस होल्डर तो वो थी नहीं, और एक लाइफ पार्टनर के तौर पे आप बहुत सारा इन्फ्लुएंस लेते हैं, इन्फ्लुएंस देते हैं, क्या क्या हर्ज है इसमें? देखें, बहुत सी चीज़ें हैं। दो तीन चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जी। पहली बात है कि इससे पहले एक आसिफ अली जरदारी साहब की और मलिक रियाज साहब की भी ऑडियो लीक ऑडियो आई हुई, जिसमें मलिक रियाज साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत बचाएं। अब आप देखें कि इनकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत में वज़ीर आज़म जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और फ़ोन टेप हो रहे हैं, तो या तो वज़ीर आज़म के कहने पे टेप हो रहे हैं, या वज़ीर आज़म साहब इतने नाअहल है कि उनको पता ही नहीं हो रहा कि टेप हो रहे हैं। और फिर अब तक जो है उस पर वज़ीर आज़म ने अभी तक कोई अपना बयान नहीं दिया। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि देखें, अभी भी ये आई हैं और डायरेक्टली वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी कि वो जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, उस टेप पे भी, मलिक रियाज वाली टेप पे भी आज तक ये अदालत नहीं गए। वरना तो हर जब भी कदम उठाते हैं, एक कदम उठाते, सुबह नाश्ता भी करते हैं, कहते हैं ये अंडा सही बॉयल नहीं हुआ तो अदालत जो है इसके ऊपर एक्शन ले ले, या टोस्ट सही जो है ना वो गर्म नहीं है तो, या चाय गर्म नहीं है तो उस पर भी अदालत एक्शन ले ले। तो अभी आप लोग चले अब जाएं। नहीं, इनकी भाई हमारी टेप तो ये नहीं है, इनकी टेप है। इनकी जो है वो बुशरा बीबी ने क्या है, अब वो कहते हैं इन्फ्लुएंस नहीं है, ट्रेंड सेट कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। फ़र्क होगी का सबको पता है कि पंजाब में किस तरीके से वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती थी, क्या कुछ करती थी। आपको ज़रा कोई दे देना ज़रा बैरिया के साथ कोई 2 कनाल ज़मीन, उनको 250 कनाल ज़मीन मिल रही है, 2 फुट नहीं देता ठीक है जी ना, कोई। 250 कनाल ज़मीनें मिल रही हैं और कहते हैं कि यार हमें तो जो है ना कुछ पता नहीं है। फिर आप देखें, अब उस पर आप आज बात कर रहे हैं कि जी ये मुझे आज भी याद है
हमारे दौर हुकूमत था या नहीं था, आप एक खातून को बिठाकर उसको मुबैना कहते कि जी ये इनका ताल्लुक आसिफ अली ज़रदारी के साथ है। वो एक खातून टीवी पे आती थी, आपको पता है वो कहाँ से आती थी? उस वक्त करेक्टर असैसिनेशन नहीं था, उस वक्त कुछ नहीं था। अभी तो इनकी और वादी, अगर इन्होंने नहीं किया है, फ़र्क होगी, इतनी अच्छी खातून है तो उसको वापस पाकिस्तान बुला लें। अब तो आप जो शख्स ने, कुड्डी साहब आप हुकूमत में, आप जिस लोगों के शख्स पास ने, अगर सबूत हैं जो आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे वुज़रा कह रहे हैं, तो फिर आप क्या वीडियो ऑडियो मैंने आपको दी है? नहीं लेकिन आपने भी सुनी है मीडिया पे, उसके आपके बाद चैनल मैं पे कह रही चलिए। हूं कि अगर ये जो शख्स था जो कि कह रहा था कि मैं बड़ा जो है वो पता नहीं मदीने की रियासत बनाऊंगा, तो जो आया था आफिया सदीकी का केस लड़ने, वो आज फ़र्क होगी का वकील बन गया है। हाल तो ये आ गया है। अब ये आपने बात की, जो शख्स मीडिया की आज़ादी में बिलीव नहीं करता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लोगों से को सामना करते हुए डरता है, वो खुद बैठ जाता है कि किसी ने सवाल नहीं करना, मैं बस सिर्फ मैं ही भाषण दूंगा। देखिए वो लोग जो कह रहे थे कि अमेरिका के खिलाफ साजिश होगी, जुर्रत नहीं है इस सदर में कि उसके जो है एम्बेसडर की क्रेडेंशियल एक्सेप्ट करे। परसों कैसे उसके सामने खड़ा था, कैसे क्रेडेंशियल एक्सेप्ट, फिर बीमार हो जाता ना। अब उसको कोई बीमारी नहीं लग रही थी, अब उसको फूड पॉइजन नहीं हो रहा था, अब ड्रिप नहीं लगवा रहा, अब उसके दांत में दर्द नहीं है। कैसे जो है ना उसने जाके जो है ना, तो कहते थे जा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पीटीआई वाले कहते क्रेडेंशियल पे। देखें ये चीज़ें इनको पता है कि पाकिस्तान के अवाम में दो चीज़ें जो है वो एंटी अमेरिकन और जो है इस्लाम का जो कार्ड है या मज़हब का कार्ड है वो पाकिस्तान, इसको किसी ने बताया कि आप ये करो, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चढ़ जाओगे। लेकिन ये चीज़ें इनकी नहीं चलनी। ठीक है, अब ये जो कार्ड्स हैं सारे जो खान साहब खेल रहे हैं, क्या ये बाय इलेक्शन? एक चीज़ मैं एक मारिया का एक जवाब दे, मारिया का एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपका ताल्लुक एयरवाइज से तो आप ये स्टेटमेंट देंगे, आपका एक जमहूरी हक बनता है कि आप एक पाकिस्तान की शहरी, हाँ मैं हम उसको कदर करते हैं, लेकिन जो है वो लाइटर मूड पर उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा था लोड शेडिंग बिल्कुल पहले से बड़ी, हम इसको मानते हैं, महंगाई पहले से बड़ी, हम इसको मानते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए कैसे बाय इलेक्शंस में कैसे असर मुझे तो बात तो करने देना। अब मैंने ब्रेक पे जाना, वापस आऊंगी, तो अगर आप रोक लें यहाँ पे ये नुक्ता बड़ी है, मोशन ही तोड़ दे। चलो करें ब्रेक। चलो जी ब्रेक से वापस आते हैं जी। पहले फैसल साहब की तरफ आएंगे कि लोड शेडिंग बड़ी है, महंगाई बड़ी है, और खान साहब जो भी कार्ड्स इस्तेमाल करें, बाय इलेक्शन कैसा होगा, जिस तरह का माहौल है, कुछ उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि हम मानते हैं जो बारियां कह रही हैं कि लोड शेडिंग बिल्कुल देखें, लेकिन बाय इलेक्शन में क्या होगा अगर आप हार गए सारी जमातें, तो आपकी तो सियासी मुस्तकबिल आपका क्या होगा फिर उसके बाद? गालिबन आपके साथ मैं उसमें नहीं था जब सेंट के इलेक्शन हो रहे थे, कुछ जब गिरानी साहब थे मारे के साथ, शायद मैंने 2 प्रोग्राम किए थे या नहीं किए थे। उस वक्त भी मैंने इनको कहा था, जो मैंने फिगर्स बताई थी ठीक थी। आज भी आप पेन पेपर ले लें, इंशाल्लाह 15 से 18 सीटें जो हैं वो हम जीतेंगे, इत्तेहादी जमात जो भी हैं 15 से 18 सीटें इत्तेहादी जमात इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। जो चीज़ें मैंने पहले कहा था बिल्कुल मुश्किलात हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज़ उस वक्त पता इंसान की पता चलती है जब आप मुल्क को बहरानों से, मुश्किलात से निकालें। हम इनकी तरह रोना नहीं रोएंगे कि हमें वीरान पाकिस्तान मिला। आज तक किसी जलसे में इमरान ने नहीं बताया कि मैंने 3-4 साल में इस मुल्क को क्या चीज़ दी है। कल जो है वो लोगों पे तनकीद करने के यार क्या जी जरदारी साहब ये हैं, बिलावल साहब ये हैं, उन्होंने आज तक अपने वालिद साहब के मुतालिक नहीं बताया जब वो करप्शन में निकाले गए थे, उसकी तो कभी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने तो ये तो बात नहीं की कि वो यूएस में क्यों जो है वो कन्विक्ट हुए एक मजिस्ट्रेट की अदालत में, ये बात नहीं कहते। फ़लाँ ये है, फ़लाँ वह, अपनी तरफ भी 4 उंगलियाँ, ज़रा अपने मुतालिक भी तो ज़रा लोगों को बताओ कि तुम्हारे क्या करतूत हैं, कि आपको सबके ऊपर उंगलियाँ उठाने का बड़ा शौक़ है, मेरे तो ऊपर कोई बात मत करो। वो तो फ़र्क उसने अपना कल जो है वो अपनी बुशरा बीबी ने बता दिया, उसकी ऑडियो में पता चल गया कि वो किस तरीके से इल्ज़ाम जब उन पर लगते हैं तो किस तरीके से उसको मोड़ने के लिए जो है वो बैठी होती थी और जो है लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती थी। ये क्या हुकूमत की उसमें मदाखलत नहीं थी? आपकी जो है वाइफ को क्या हक हासिल है कि आप उसको इंस्ट्रक्ट करें कि आप इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें, फिर ये कहते हैं जी उसके ऊपर बात ना करें। वो तो बिल्कुल है, उसको अनटचेबल है। आप जब हुकूमत की में मदाखलत करेंगी, आप पे सवाल होंगे। फ़र्क होगी, आपकी फ्रंट वूमेन थी, आपके ऊपर सवाल होंगे कि फ़र्क होगी, ये पास इतनी जायदाद कहाँ से आई, और जो फिर वो मलिक रियाज की जो बेटी है और फ़र्क होगी के जो ऑडियो लीक है वो भी सबके सामने है। इनके तो लिए ये कहते हैं हम फरिश्ते हैं, हम पे कोई उंगली नहीं, बाकी पूरा पाकिस्तान चोर है। जो इनके साथ शामिल हो जाएगा वो बिल्कुल। अब 25 साल तबलीग की इमरान खान ने कि परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है।
अब वो तबलीग होगी कि पंजाब का सबसे बड़ा जो है फरिश्ता जो है वो परवेज़ इलाही है, सही उसको है। वज़ीर आला बनाया। नदीम साहब पहले आप बताइए, फैसल साहब कह रहे हैं कि 15 से 18 नशिस्तें जो हैं इत्तेहादी हुकूमत जीतेगी पंजाब में। से मुझे सुनना है जैसे आपने फैसल साहब को सुना है। एक तो इनका जो ना ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला रूल है। 20-22 इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, कोई एक कैंडिडेट भी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ने पर तैयार नहीं हुआ। ये तो उनकी मकबूलियत का आलम है। ये जिस नून लीग को कहा करते थे कि जी ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, आज वो इनके बॉसेस हैं। और जब ये फरमाया करते थे आसिफ जरदारी साहब के अब की बार अगर मैंने नवाज शरीफ को माफ कर दिया मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा, नौजुबिल्ला, इस तरह के फिक्रे कहकर ये यू टर्न लेना इन्हीं की हिम्मत है। लेकिन इनको तो आपके रोल ही लीडर भी तो नहीं यही कुछ करते रहे नदीम कुरैशी साहब। ये तो एक लंबी फहरिस्त है, पर आपके लीडर भी तो यही कुछ करते रहे। एमक्यूएम के बारे में क्या कहते थे, काफ लीग के बारे में क्या, इस बहस में हम क्यों जाते हैं? अब ये तो फिर मतलब ये कि आप भी मुख्तलिफ नहीं है, फिर तब्दीली का नारा ना लगाइए, फिर कहें हम ही नहीं जैसे हैं। ये तो पहले मान गए ना कि हम तो बुरे हैं। आप तो साफ चली शफाफ चली का नारा लगा के आए थे। मैंने आपसे बड़ी टेक्निकल क्वेश्चन किया है कि पीडीएम कई जमातों का मजबूआ है, तो इनके सारे कैंडिडेट्स पंजाब में शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाला इन्हें एक भी कैंडिडेट पंजाब की 20 अच्छा सीटों पर फैसल नहीं साहब मिला। रिस्पॉन्ड कर ले, फिर आप रुक जाए यहाँ ये पे। सवाल, ये सारा बयान है, मैं जवाब फिर आराम से देता हूँ। अच्छा चलें, आप बोल लें नदीम साहब, बात पूरी कर लें। फरमाया कि जी हम परवेज इलाही साहब को कहा करते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। भाई आपने तो कहा था, जब कहा था पाकिस्तान खप्पे बेनजीर की शहादत पे, साथ आपने ये भी कहा था कातिल लीग है मुस्लिम लीग काफ, और फिर आपने उसी परवेज इलाही को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो भाई सियासी तौर पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जो कुछ आप आज अवाम के साथ कर रहे हैं। मैं अभी भी पिछले 4 घंटे से लोड शेडिंग पे बैठ के आपका प्रोग्राम, मैंने 2 चैनल्स पे और भी बात की है, 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं थी। खैर मैं इस लोड शेडिंग को तो पीपल्स पार्टी का तोहफा समझता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, तो शहबाज शरीफ साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे एक कैंप लगाया था जहां हाथ से पंखा को जला करते थे, और वो कहा करते थे इस मुल्क की रोशनी है सारी सरदारी ले गया। ठीक है। तो चूंकि पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टी की, तो इस बार मैं समझता हूँ नून लीग का कसूर कम है, ये पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की नौसत है जो इस कौम पर छाई हुई है 3.5 माह से। अच्छा ये जल्दी से बता दें कितनी सीटें जीत जाएंगे आप? मैं आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शंस, लेकिन हालात क्या है ग्राउंड में, क्योंकि आप पंजाब असेंबली के मेंबर हैं। जी अगर अंकल सामने इनकी मदद ना की तो हम 20 की 20 नशिस्तें जीतेंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि जी मैंने 2-3 को देने की कोशिश की लेकिन वो नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा पहले मैं रजा की तरफ जाऊंगी। फैसल आप आखिर में कंक्लूड कीजिएगा सारी बात को। रजा क्या देख रहे हैं आप? बाय इलेक्शन वाकई डिफाइन करेगा कि कौन सरवाइव कर रहा है पॉलिटिकली, किसके कार्ड्स बेहतर है? आप कह रहे थे कि टेबल्स ऐसे टर्न नहीं होते, लेकिन पहले से ही खान साहब कह रहे हैं कि मुझे धांधली से वहां पे हरवाने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये तो एक बात तयशुदा है कि खान साहब का अगर 2013 का आप देख लें रिकॉर्ड और उसके बाद भी देख लें, उन्होंने जो इलेक्शन उनके हक में नहीं आएगा वो नहीं मानेंगे। अभी हमारे दोस्त ने कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि अंकल साम की मदद होगी। अब अंकल साम को क्या पड़ी है कि वो पंजाब के 20 हलकों में आके तो मदाखलत करेगा। अब ये भी रहने देना प्लीज़ नदीम साहब, उनके पास और बड़ी चीज़ें मदाखलत करने के लिए 20 हलके नहीं है वो देख रहे। बात यह है कि महंगाई का जो तूफान है वो यकीनन पीटीआई को फेवर करेगा, और जो बयानिया खान साहब ने जो बनाया जारहाना किस्म का, वो भी पीटीआई का वोट बैंक या कम से कम उनके जो सपोर्टर सबको लाएगा पोलिंग बूथ के ऊपर। और ये इलेक्शन है ये बहुत अहम है, क्योंकि एक तो इससे पंजाब हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो उसकी डायरेक्शन तय होनी है, और अगर वो मुस्तहकम हो जाएगी तो फिर तो मरकज़ में भी ये पीडीएम की हुकूमत मुस्तहकम रहेगी। अगर पंजाब में वो गैर मुस्तहकम होती है तो फिर मरकज में पीडीएम की हुकूमत भी गैर मुस्तहकम होगी और मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। और ये भी पता लग जाएगा कि इस वक्त जो है माशी हालात है, किस हद तक लोगों को सियासी तौर पे कितना नुकसान हो रहा है पीडीएम को, और किस हद तक उनकी सपोर्ट बेस जो है खुसूसन पीएमएलएन की पंजाब में वो इरोड हो रही है या कम हो रही है। ये अभी तो कुछ ही दिन रह गए हैं, तो देख लेते हैं 2 हफ्ते की बात है। जी फैसल साहब, क्यों पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट्स नहीं है? कुरैशी साहब कह रहे हैं बंदा नहीं मिलता आपको। देखें कुरैशी साहब मेरे लिए बायस इज़्ज़त है, पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूँ कुछ सियासत पढ़ लिया करें, अखबार पढ़ लिया करें, ख़बरें सुन लिया करें। पहली बात तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम अपोजिशन जमात जो थी, जब अपोजिशन में थे,
हमारा उनके साथ वो था। अब हम इत्तेहादी जमातों में से हैं, वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में से हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा, अब मुझे फ़ख्र है कि मेरे लीडर ने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा जब पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा था। इनकी हुकूमत गई, इनको कुर्सी से इतनी मोहब्बत थी कि जब कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देता है हुकूमत देने से पहले, कभी 3 टुकड़ों की बात करते हैं, कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते थे, लोड शेडिंग की बात करें। मैं हर प्रोग्राम में मैंने कहा कि इनके दौर हुकूमत में 12-12 घंटे लोड शेडिंग मेरे इलाके में होती थी। ये उस थान से देखी किधर लोड शेडिंग क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। इनके वो 350 डैम जो बनाए थे KPK में, कितने डैम बन चुके हैं ज़रा हमें बता दें। फेसबुक से बाहर बन के बता दें, ग्राउंड पे बता दें। फेसबुक पे तो इन्होंने 500 डैम बना लिए हैं, सोशल मीडिया पे 500 डैम बन गए हैं, लेकिन ये बता दें कि ग्राउंड पे कितने अपने डैम बनाए हैं। लेकिन मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ, इनका अंकल सैम किधर गया जब ये रनवे पे दौड़ रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के। हमारा खान जो है वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है अमेरिका से, और अंकल सैम ने इनको एक ट्रॉफी दी है, वो अंकल सैम अब किधर चले गए। अब आपको अंकल सैम है, अब ये कहते हैं कि हम इतने मकबूल हैं। इनको आप सिंध में इन्होंने बलदियाती इलेक्शन में देख लिया ना, इनका जो सफाया हुआ है, अभी सेकंड फेज भी देख लेंगे। अभी पंजाब में जो है हमने बिल्कुल इत्तेहाद किया, हमारे कैंडिडेट नहीं थे, हमने इकट्ठे होकर हमने ये इलेक्शन लड़ा है। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम एक और ईद मनाएंगे जब इनसे ये सीटें, मैं सोच रहा था 1-2 पे शायद ही मुकाबला हो जाए, वरना जो है ना इनको ख्वाब में भी अभी जरदारी नज़र आएगा, दिन को सोएंगे तो अंकल सैम नज़र आएगा। तो ये चीज़ें इनकी रहेंगी, इसी पे ये कहते। और मैं एक और बात, इंशाल्लाह पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो आपके लोग हमारी मिन्नतें और राब्ते में, आप देखें आपके साथ होता क्या है थोड़ी इलेक्शन के बाद। रज़ा, लास्ट कमेंट अगर जल्दी से कर दें, जो एग्रेसिव लहजे हैं दोनों तरफ, आपको लगता है ये सेटल होंगे ज़िमनी इंतखाब के बाद, या ये माहौल ऐसे ही रहने वाला है? जी, ये माहौल अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही रहेगा, बल्कि अभी तो अगला जनरल इलेक्शन आना है तंजीला, और वो तो इसमें इस गर्मा गर्मी में और भी शदीद इजाफा होगा, अनलेस कि हमारे जो सियासी क़यादत है, जो बड़ी पार्टियों के लीडर्स हैं, चाहे वो PMLN हो, PTI हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, अगर वो कोई मिलके एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लें या इस चीज़ का करें, लेकिन वो किसी को फ़ायदा नहीं है। ख़ुसूसन इमरान खान साहब का तो अंदाज ये, वो उनके जो चाहने वाले वो पसंद ही ये बात करते हैं कि वो सख्त बात करते हैं और वो अपने जो मुखालिफिन को ललकारते हैं। तो देखें ना, अब उनकी भी एक मजबूरी बन चुकी है कि उनकी सपोर्ट बेस उनसे ये डिमांड करती है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो खुद अपना शायद उनकी मकबूलियत में कमी हो जाएगी। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बन चुकी है। जी कुरैशी साहब, एक जुमले में जवाब दीजिएगा, खान साहब किसी ग्रैंड डायलॉग का, किसी बातचीत की तरफ आने का उनका है कोई मूड, या नहीं बस जलसे ही करने हैं? ग्रैंड डायलॉग पाकिस्तान की आवाम से है। हम समझते हैं आवाम ताकत का सरचश्मा है, हम सिर्फ बातें नहीं करते। तो सर, आपको आवाम ने पार्लियामेंट में भेजा था ना, पार्लियामेंट में आइए ना, ग्रैंड डायलॉग आप आवाम के बिहाफ पे ही करेंगे ना, उसका फोरम तो पार्लियामेंट है, परेड ग्राउंड तो नहीं है, वो तो किसी और चीज के लिए बना है। उसी पार्लियामेंट में है जिस पार्लियामेंट में आज जो काबिज है वो कहा करते थे जारी पार्लियामेंट है, उसी पार्लियामेंट में आए जिस पर वो लोग काबिज है जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है। चले ठीक है, ये बोले ये मिनिस्टर कॉलोनी छोड़ दें और लॉजेस भी छोड़ दें ना, क्यों आपने गाड़ियां भी वापस कर दें, गाड़ी भी वापस कर दें। इक़्तिदार की लालच इतनी है कि मिनिस्टर कॉलोनी भी। बहुत सारे PTI के हमारे मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के नजर आते हैं। बहरहाल जी, थैंक यू वेरी मच। रज़ा रूमी साहब, नदीम कुरैशी साहब, मारिया मेमन साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब, आप चारों मेहमानों का शुक्रिया जी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।